सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईवा होती है उससे एक सर्वेंट टकरा जाता है आकर। इधर ईवा का घूंघट खुल गया था। मोनिका की जगह दुल्हन की जोड़ी में ईवा को देखकर पूरी फैमिली शॉक्ड थी। इधर दादी कहती है मोनिका की जगह ईवा इस दुल्हन की जोड़ी में क्या कर रही है। इतना ही कहा था, दादी ने इधर जो श्वेता होती है ईशानी की मॉम, वो आगे बढ़ती हैं और सीधे ईवा के तमाचा मार देती हैं और कहती हैं मोनिका कहाँ है। मोनिका कहाँ है और तुम इस दुल्हन की जोड़ी में क्या कर रही हो। मेरी मोनिका कहाँ है, मेरी बहू मोनिका कहाँ है। इतना कहकर वो ईवा को हिलाने लगती है। इधर जो ईवा थी वो तो ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से प्राण ही निकल गए थे। बस उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और ईशानी की मॉम बस उसे हिलाए जा रही थी। ईवा को एक पल में ऐसा लगा था कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। एक अनजान लड़की के साथ रहना, वो भी बिना किसी फीलिंग्स के, नर्क से भी बदतर होता है ये। इधर जो दादी होती है वो आगे बढ़ती हैं ईवा की तरफ और कहती हैं ईवा, तुम दुल्हन की जोड़ी में क्या कर रही हो, बताओगी। और मोनिका कहाँ है। इधर जो श्वेता होती है वो फिर से तमाचा मार देती है ईवा के। बट ईवा को ऐसा लग रहा था कोई दर्द ही फील नहीं हो रहा था। ना ईशानी अपनी मॉम को रोक रही थी, ना कोई और जो श्वेता को रोकता ईवा को मारने से। बट ईवा की आंखों से आंसू बस गिरे जा रहे थे। उधर जो दादी होती है वो ईवा की तरफ नहीं देखती, वो देखती हैं अब ईशानी की तरफ। इधर दादी ईशानी की तरफ बढ़ने ही लगती है तो जो आयशा होती है वो आती है ईशानी के पास और कहती है तुम बताओगी कि ईवा मोनिका की जगह पे क्या कर रही है। इधर जो दादी है वो देखती हैं ईशानी की आंखों में और कहती हैं मुझे पता है सब तुम्हारा काम है। अब तो ये मत ही कहना कि तुम्हें पता नहीं था कि मोनिका की जगह पे ईवा बैठी हुई है, तभी तुम इतना देर कर रही थी। अब ये बताओगी कि मोनिका की जगह पे ईवा क्या कर रही है। उधर जो ईशानी होती है वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है। इधर दादी थोड़ा ईशानी को हिलाते हुए कहती हैं ईशानी, बताओगी कि मोनिका की जगह पे ईवा दुल्हन की जोड़ी में क्या कर रही है और मोनिका कहाँ है। इधर जो प्रताप होते हैं वो कहते हैं माँ, ये आपको क्या बताएगी, सब इसी की तो प्लानिंग होगी। इधर जो ईशानी है वो गुस्से में देखती है अपने ताऊ जी की तरफ। इधर जो प्रताप होते हैं वो चुप होकर खड़े हो जाते हैं। इधर दादी कहती बताओगी। ये मत कहना ईशानी कि तुम्हें पता नहीं था कि ईवा दुल्हन की जोड़ी में नहीं थी। तुमने सिंदूर भरा था, उसका चेहरा तुमने जरूर देखा होगा और मंगलसूत्र पहनाते हुए भी तुमने देखा होगा। तुमने ईवा से शादी क्यों की। इधर जो ईवा होती है वो तो कुछ बोल ही नहीं थी। ईशानी की मॉम उसको फिर से एक तमाचा मार देती हैं और उसकी गाल को टाइटली पकड़ती हैं और कहती हैं बताओगी मेरी मेरी बहू कहाँ है, मोनिका कहाँ है, कहाँ तुमने छुपाया है उस, बताओ। तो जो ईवा होती है वो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक पत्थर की मूर्त बची हो। इधर जो बड़े पुरोहित होते हैं वो सब ये देख रहे थे। इधर वो खड़े होते हैं और कहते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ, ये क्या चल रहा है यहाँ। इधर जो ईशानी की दादी होती है वो आती हैं बड़े पुरोहित के सामने और कहती हैं पुरोहित जी आप 2 मिनट बस, अभी हम इनसे पूछ के बताते हैं। इतना कहकर जो दादी होती है वो जाती है ईशानी के पास और कहती है तुम नहीं बताओगी ना। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है दादी, मोनिका भाग गई है शादी से, इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी। इधर जो दादी होती है वो कहती है ये शादी ईवा की मर्जी से हुई है। ईशानी कुछ भी नहीं बोलती इस टॉपिक पे, कुछ भी नहीं बोलती है।
वो सिर्फ अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। इधर दादी, बताओगी ये शादी ईवा की मर्जी से हुई है? ईशानी कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं। इधर दादी ईशानी की तरफ ना देखते हुए अब देखती हैं खुशबू की तरफ। खुशबू है वो चुपचाप वहीं पे खड़ी हुई थी। जैसे ही दादी उसकी तरफ बढ़ती है, जो खुशबू है उसके दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है, कुछ कहने को नहीं। इधर दादी खुशबू के पास आती हैं और कहती हैं, खुशबू, मुझे पता है ईशानी ने तुम्हें ना बताया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम उसकी लेफ्ट हैंड जो हो, बताओ क्या हुआ था? ईशानी ने ईवा से जबरदस्ती शादी की है। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी थी उसने तो गर्दन नीचे कर ली थी, क्योंकि वो दादी के सामने ज़्यादा नहीं बोलती है। इधर खुशबू चुपचाप खड़ी हुई थी। इधर जो दादी होती है वो फिर से खुशबू से पूछती हैं, तुमने ईशानी की हेल्प की थी? और मुझे बताओ कि ईशानी ने ईवा से जबरदस्ती शादी की है या उसकी मर्जी से हुई है? इधर खुशबू देखती है दादी की आंखों में और अपनी आंखों को थोड़ा सा नीचे करती है और कहती है, दादी वो मोनिका भाग गई थी, इसीलिए ईशानी मैम ने ईवा से जबरदस्ती शादी की है। इधर जो दादी होती है वो सीधे तमाचा मार देती है खुशबू के। इधर जो खुशबू हो वो एक तरफ झुक ही जाती है पूरा। दादी ने इतनी तेज तमाचा मारा था। इधर ईशानी की मॉम कहती, अरे माँ, मम्मी जी आप उसे क्यों मार रही हो? अरे गलती तो इन जाहिल गंवारों की होती है, इन्हें तो बस पैसे का लालच दे दो, किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ये सब इस लड़की की चाल होगी, इसी ने भगाया होगा मोनिका को। इसे दुल्हन का जोड़ा जो मिल जाए, इसे अमीरों से शादी करने के सपने होते हैं इन लोगों के, इसीलिए इसने मोनिका को गायब करके सीधे खुद मंडप में बैठ गई। तो जो खुशबू होती है वो कहती है, नहीं श्वेता मैम ऐसी बात नहीं है, ईवा तो शादी के लिए मना करी थी, बस वही ईशानी मैम ने उसे इतना जो कहती है। इधर जो दादी होती है वो खुशबू के सामने हाथ दिखा देती है। जो खुशबू होती है वो चुप हो जाती है और सीधे अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। इधर दादी जाती है ईशानी के पास और कहती है, तुमने शादी ईवा से जबरदस्ती की? खुश इधर ईशानी कहती है, हाँ दादी मैंने इससे ज़बरदस्ती शादी की। बट दादी कोई टेंशन नहीं है, इसको इसकी रकम मिल जाएगी और बस, ये सिर्फ एक रात की शादी थी। और मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि बहुत सारे बिजनेस मैन आए हुए थे बड़े बड़े, और अगर उनके सामने ये पता चलता कि मेरी दुल्हन फरार है तो मेरी कितनी इज्जत रह जाती। शेयर्स वैसे भी डाउन जा रहे हैं और वैसे भी इन लोगों की इज्जत क्या होती है, रुपये फेंको तमाशा देखो। और वैसे भी कोई भोली भाली लड़की नहीं है, और इसकी कौन सी इज्जत चली गई, मैंने इसके साथ शादी कर ली तो। वैसे भी ये लड़कियां गरीब। इतना देखो वो देखती है ईवा की तरफ। तो जो दादी होती हैं वो गुस्से में मार देती हैं तमाचा ईशानी को। पहली बार ऐसा हुआ था कि दादी ने ईशानी पे हाथ उठाया हो। तो जो ईशानी होती है उसका एक गाल झुक जाता है और पूरा लाल हो जाता है। दादी ने इतनी तेज मारा था तमाचा। इधर जो ईशानी होती है वो बिल्कुल शॉक्ड। इधर रीफा भी देखती है, दादी आयशा भी देखती है दादी की तरफ। जो पूरी फैमिली होती है वो दादी की तरफ देखती है, क्योंकि ईशानी दादी की सबसे बड़ी लाडली थी। कभी भी डांटा नहीं था उन्होंने। फिर श्वेता कहती है, मम्मी जी आपने ईशानी पे हाथ उठाया? मम्मी जी इस सारी लड़की इस जाहिल गंवार की है। ऐसा क्या किया ईशानी ने जो ये शादी के लिए तैयार हो गई? अरे मम्मी जी इन लोगों का मन ही है।
ये अमीर लड़के लड़कियां देखे नहीं कि अपना जाल फैलाना चालू कर देते हैं। इधर जो दादी होती है वो गुस्से में देखती है ईशानी की मॉम की तरफ, तो जो ईशानी की मॉम इतना बोल रही थी वो एक साइड खड़ी हो जाती है। इधर दादी कहती है, तुम्हें पता भी है ईशानी तुमने क्या किया है? गलती मेरी है, मैंने तुम्हारी ठीक से परवरिश ही नहीं की है। मानती हूँ कि बिजनेस में कुछ ऊंच नीच होती है तो हम लोग किसी को मार देते हैं, पर किसी की इज्जत पे हाथ हमने नहीं कभी डाला है, या किसी गरीब को कभी नीचा नहीं दिखाया है। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है तो अपनी वो राजा बनने के लिए हमें कई लोगों को मारना पड़ता है, बट ये नहीं कि हम किसी लड़की की इज्जत को उछालें। और तुमने क्या कहा कि गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? ये मत भूलो ईशानी, हम लोग कोई पैदाइशी अमीर नहीं है। और तुम उस लड़की, एक गरीब की पता है क्या होती है सबसे इम्पोर्टेंस उसकी ज़िंदगी में क्या होती है? एक गरीब की उसके पास धन दौलत नहीं होती है, उसके पास सिर्फ उसकी एक चीज़ होती है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है वो उसकी इज्जत होती है, और वो भी एक लड़की की। और तुमने उसी इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया। तुम्हें पता है तुमने जब ईवा से शादी की, अब उसके बाद उससे शादी कौन करेगा? जहाँ तक तुम्हें लगता है कि तुमने सिर्फ ईवा से शादी की है, तुम्हारे लिए सिर्फ होगा ईशानी एक मजाक। गलती मेरी है, मैंने तुम्हारी परवरिश ही गलत की है। हमेशा तुम और तुम्हारी माँ गरीबों को नीचा समझते हो। मुझे नहीं कुछ पता है, आज से ईवा ही इस खानदान की बहू होगी। ईशानी कहती, नहीं दादी, ये मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती, इसकी औकात नहीं है मुझ तक पहुंचने की, इसे मैं कल ही डिवोर्स दे दूंगी। इधर दादी कहती है, नहीं, एक लड़की की इज्जत क्या होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तुम्हें होगा ये, बट मुझे लगता है कि मैं ईवा को ही अपनी खानदान की बहू बनाऊंगी। इधर जो ईवा होती है वो दादी के सामने जाती है, अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, दादी मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दो। इधर जो दादी होती है वो ईवा को खड़ा करती हैं और कहती हैं, बेटा नहीं, अब तुम मेरी खानदान की बहू हो। अरे जो पुरोहित जी होते हैं वो भी आते हैं और कहते हैं, सही बात कह रही हो गायत्री, अब यही बच्ची तुम्हारे खानदान की बहू होगी। तुम्हारे पोते पोतियों ने तो शादी को एक मजाक बना के रख दिया है। मुझे नहीं पता था कि अब कपूर खानदान सिर्फ शान और शौकत और पैसों में ही आगे बढ़ रहा है, धनी दौलत में आगे बढ़ रहा है। बाकी सोच काफी नीची गिरती जा रही है तुम लोगों की, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इधर जो दादी होती हैं वो कहती हैं, पुरोहित जी आप चिंता मत कीजिए, ईवा ही हमारे खानदान की बहू बनेगी। ईशानी कहती, नहीं दादी, मैंने आज तक आपकी सारी बात मानी है पर ये बात मैं आपकी नहीं मान सकती, ईवा कभी भी इस खानदान की बहू नहीं बनेगी। इधर दादी कहती, तुम मेरी बात नहीं मानोगी ईशानी? ईशानी कहती है, दादी आप ये सही नहीं कर रही हो, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगी, और इसी ये सिर्फ पैसों के बल पे चलते हैं, इन्हें पैसा फेंको बस। और मैंने इससे इतना सिर्फ पैसों पे शादी की है, मैं इसको एक रात के पैसे दे दूंगी, और ये बस रफा दफा, और किसी को भी नहीं पता चला कि मेरी और इसकी शादी हुई है, तो ये बात उठती ही नहीं है। सबको लग रहा है कि मेरी शादी मोनिका के साथ हुई। और दादी सॉरी, मैं इसको अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकती, इसकी औकात ही नहीं है मेरी पत्नी बनने की। तो जो दादी होती हैं वो कहती हैं, अगर उसकी औकात ही नहीं थी तो तुमने उससे शादी ही क्यों की, किसी बड़ी औकात वाले के साथ करती। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ईशानी और अपनी माँ की तरफ, और कहते हैं, ईशानी तुम इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि अपनी दादी से जुबान लड़ा, और दादी की तुम्हें सारी बात माननी होगी। और सच कह रही है माँ, शादी कोई गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं है जो जब चाहे तोड़ लिया और जब चाहे बना लिया। उस बच्ची से पूछा है तुमने क्या किया है उसके साथ? खुशबू, क्या किया इसने इसके साथ? खुशबू कहती है, वो सर ईवा मैम ने
अरे ईशानी मैम ने ईवा मैम को ब्लैकमेल किया था फैमिली को लेकर, इसीलिए ईवा मैम ने फिर भी मना किया, तो फिर भी ईशानी मैम ने उनके साथ ज़बरदस्ती शादी की है। इतना क्या कर, जो खुशबू होती है वो अपना सिर झुका लेती है। उधर ईशानी कहती, तो दादी इसमें बड़ी बात क्या है? वैसे भी ये लड़की कोई सीधी सादी नहीं है। इसी ने मोनिका को कल शाम को थोड़ा बहुत भड़काया था, इसलिए मोनिका छोड़कर चली गई। दादी कहती, मोनिका इतने सालों में तो तुम्हें छोड़कर नहीं गई, नहीं गई ना छोड़कर। 1 साल से तुम शादी पोस्टपोन कर रही हो। मोनिका तुम्हारे बिहेवियर से तो अनजान नहीं थी। वो बड़े पुरोहित कहते हैं, गायत्री तुम समय निकाल रही हो, जल्दी से फैसला करो। द- दादी कहती है, पुरोहित जी इसमें फैसला क्या करने को है? मैं इस घर की अभी भी मुखिया हूँ, तो मेरी बात ईशानी को माननी पड़ेगी। ईवा ही आज से हमारे खानदान की बहू होगी। ईशानी की मॉम कहती, नहीं मम्मी जी, आप मानती होंगी इस लड़की को मेरे घर की बहू, पर मैं कभी नहीं मानूंगी। और ईशानी बेटा कल ही तुम इसे डिवोर्स दे दो। दादी कहती है, मैं भी देखती हूँ ये लड़की से डिवोर्स कैसे देती है। ईशानी तुम इसे डिवोर्स नहीं दोगी, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी आज्ञा की फरमानी नहीं करोगी। जितना मैंने कहा है तुम उतना मानोगी। इधर ईशानी कहती है, सॉरी दादी पर इस बार नहीं। मैं इस लड़की से शादी और जिंदगी भर इसे अपने पास रखूं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी हैसियत नहीं है उतनी कि मेरी ये लोग जूती के नीचे रहने वाले लोग होते हैं। दादी कहती, ये मत बोलो, तुम्हारे दादाजी कोई रईस नहीं पैदा हुए थे, सिर्फ एक मामूली से जमींदार थे पंजाब में। फिर यहाँ शहर में आकर हम लोगों ने खड़ा किया है बिजनेस। समझ रही हो? पैदाइश से ही हम लोग खानदानी नहीं पैदा हुए थे। और किसी की व्यवहार को जज करके या उसके पैसों को जज करके तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। और ईवा ही मेरी खानदान की बहू होगी, है ना बड़े पुरोहित? इधर जो बड़े पुरोहित होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। आयशा की मॉम और आयशा आगे बढ़ते हुए ईवा के सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, मम्मी जी सही कह रही, तुम यहाँ से ईशानी की पत्नी हुई। इधर जैसे ईवा ये सुनती है, उसके ऐसा लगता था कि कोई उसे मार दे तो अच्छा है। इधर जो शौर्य होता है वो सब ये देख लेता है। वो ईवा को दुल्हन के जोड़े में देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे ये तो पता था कि ईशानी की शादी हो रही है, बट मोनिका उस उसके पास है। बट उसे ये नहीं पता था कि जोड़े में और कोई नहीं, ईवा थी। इधर वो अपना मुंह फैलाकर अपने पापा के पास बढ़ता है, और वो पापा के पास अपने खड़े होता है आकर और कहता है, पापा ये तो ईवा है दुल्हन के जोड़े में। प्रताप कहता है, हाँ ईशानी ने ईवा से शादी की है, बेचारी बच्ची, इसकी जिंदगी तो अब नर्क से भी बदतर हो जाएगी। और तुम ये डिब्बा जैसा क्यों मुंह फुलाए हुए? मोनिका कहाँ है? शौर्य कहता है, मोनिका सेफ है पापा, बट ये ईवा की शादी ईशानी के साथ। प्रताप कहते हैं, मोनिका सेफ है ना, तब तक तुम जिंदा भी हो, और मुंह बंद करके चुपचाप यहीं पे खड़े रहो 2 मिनट और फिर यहाँ से खिसक लो, वरना ईशानी को पता चला ना कि मोनिका को गायब करने में तुम्हारा हाथ है, तो जिंदा गाड़ देगी वो तुम्हें, और माँ तो तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी। तो चुपचाप खड़े रहो, कुछ भी मत बोलना। शौर्य होता है वो सिर्फ ईवा और ईशानी की तरफ देख रहा था। उसे अपनी गलती पे पछतावा होता है। इधर जो दादी होती हैं वो ईशानी का हाथ पकड़ती हैं और रख लेती हैं अपने सिर पे और कहती है, तुम्हें मेरी कसम है ईशानी, तुम अब इस लड़की को ही हमारे घर की बहू मानोगी। हमारे यहाँ प्रथा है कि शादी को कभी मजाक नहीं बनाया गया।
पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। लगता है मेरी परवरिश करने में कुछ गलती है। मैंने तुम्हारी ढंग से परवरिश नहीं की। उधर जो ईशानी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर वो दादी के सिर पे से हाथ हटाती है और कहती, दादी आपकी परवरिश में कोई गलती नहीं हुई। मुझे लगा था कि कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ एक लड़की को दुल्हन बना के बस शादी की, और ये एक शादी नहीं है। मैं इस शादी को नहीं मानती। दादी कहती, तुम्हारी शादी मानने या ना मानने से शादी झूठ नहीं बन जाती। ये शादी सच है एक। ईशानी कहती है, दादी मैं इसको डिवोर्स दे दूंगी, कल ही मैं फाइल कर दूंगी कोर्ट में, और मैं मोनिका को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। आप चिंता मत कीजिए, वो ही हमारे खानदान की बहू बनेगी, अब उसकी मर्जी हो या ना हो। और अगर मीडिया में ये बात फैल गई दादी हमारी बहुत बदनामी होगी। दादी कहती, बदनामी हो तो हो, मैं उस लड़की को अपनी घर की बहू नहीं बनाऊंगी जो कभी शादी के लिए तैयार ही ना हो और भाग गई हो। भगोड़ी लड़कियां हमारे घर की बहू कभी नहीं बनती। ईशानी की मॉम कहती, पर दादी, पर माँ जी, ये लड़की हमारे खानदान की बहू बनने के लिए किसी एंगल से लायक नहीं है। दादी कहती है, तुम भी तो हमारे खानदान के लिए कभी नहीं सही थी। जब तुम्हारी शादी हो रही थी ईशानी के बाप से, तब मैंने तो तुम में कुछ नहीं देखा। तुम भी तो एक गरीब फैमिली से थी ना। तब मेरी कपूर इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी थी लगभग। समझ रही हो? तो खानदान की बात तो तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम कहीं खानदान से नहीं आई हो। इधर पुरोहित जी कहते हैं, तो गायत्री यही तुम्हारे घर की बहू है? इधर दादी कहती है, हाँ, आज से यही हमारे खानदान की बहू है। इधर जो ईवा होती है वो दादी की तरफ बढ़ती है थोड़ा सा और कहती, दादी मुझे शादी के बंधन में नहीं रहना। तो जो दादी होती है वो अच्छे से देखती है ईवा की तरफ और कहती है, बेटा तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, अब शादी तुम्हारी इसी खानदान में हुई है, अब तुम ही इसकी घर की बहू बनोगी। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, और कल ही मैं मीडिया में अनाउंस कर दूंगी, पूरे झांसी को पता लगना चाहिए। मैं इस शादी को छुपाना नहीं चाहती, बदनामी होगी सो होगी। इतना कहकर जो दादी होती हैं वो जाती हैं, और बड़े पुरोहित होते हैं वो दादी के हाथ में कुछ देते हैं। वो एक बाजूबंद होता है जो शोल्डर से नीचे नहीं होता, आर्म पे, वहाँ पे पहनने वाला होता है। जब वो दादी पंडित जी से लेती हैं और आती हैं और युवा का हाथ पकड़ती हैं और सीधे उसे उसकी आर्म पे पहना देती हैं। मतलब जो ईशानी और युवा होते वो देख रहे थे दादी की तरफ। दादी अपने उसूलों की काफ़ी पक्की थी, उसके भी जो ईशानी को भी नहीं आने देती थी। इधर दादी कहती हैं, आज से तुम मेरे घर की बहू हुई। तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है उन्हें भी बता दिया जाएगा, और कुछ ही दिन बाद ईशानी रिसेप्शन है, तो इनकी फैमिली को भी बुला लेना, और ये शादी आज से मान्य होगी। ईवा आज से तुम्हारी पत्नी है और इसे कोई झुठला नहीं सकता है। इतना कहकर जो दादी होती हैं वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। इधर जो खुशबू और ईशानी होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ। उधर जो ईवा है वो तो अपने घुटनों पे आकर ही बैठ जाती है। सिर्फ उसके आंखों से आंसू गिरे थे, ना ही उसके चेहरे पे कोई भाव थे, ना ही कुछ। सिर्फ वो बैठ जाती है ज़मीन पे। इधर जो आयशा और आयशा की मॉम होती हैं वो उसे उठाती हैं उसे उसे सोफे पे बैठाती हैं। इधर आयशा कहती, पानी लेकर आओ। उधर जो एक सर्वेंट होता है वो जाता है और जल्दी से ग्लास में पानी लेकर आता है। तो जो आयशा होती है वो
पिलाती है ईवा को पानी। इधर आयशा की मॉम कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, दादी है ना तुम्हारे साथ, और दादी नहीं हुई तो हम तो हैं, तुम चिंता मत करो। उधर ईशानी की मॉम कहती, ओहो, देखो जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी की शादी मोनिका से ना होकर इस गंवार के साथ हो गई है, तो इनकी सहानुभूति देखो, सिंपैथी दी जा रही है उस लड़की को। बड़ी खुशी हुई होगी ना नंदिनी जी आपको, हम्म, कि मेरी बेटी की शादी एक जाहिल अनपढ़ गंवार और गरीब से हो गई है। खुशी तो होगी आपको। इतना देखो, जो वो ईशानी की मॉम होती हैं वो जाती हैं ईशानी के पास और कहती हैं, तुम्हें यही लड़की मिली थी शादी करने को, कोई और खानदानी लड़की नहीं मिली थी? और पहली बात, उस मोनिका का पता लगाओ, मैं देखती हूँ कि ऐन मौके पे ये शादी छोड़कर कैसे भाग गई। इतना कहकर जो ईशानी की मॉम होती है वो भी वहां से चली जाती है। उधर ईशानी देखती है खुशबू की तरफ और सिर्फ आंखों से इशारा करती है, जो खुशबू होती है वो अपनी पलकों को झपकाती है और चली जाती है वहां से। इधर जो ईशानी होती है वो जा ही रही थी, तभी दादी उसी की तरफ कुछ हाथ में पकड़े हुए आती हैं। इधर दादी ईशानी को रोक लेती हैं और कहती हैं, तुम मानो या ना मानो, आज से ईवा तुम्हारी पत्नी हुई, और जो भी एक पति पत्नी के बीच जो भी रिश्ता होता है वो तुम्हें कायम रखना होगा। तुम्हें एक पति पत्नी की तरह अब जीवन व्यतीत करना होगा। इतना कहकर दादी ईशानी का हाथ पकड़ती हैं और उसे पुरोहित जी के पास ले जाती हैं। जो उस बॉक्स में वो लाई थी कुछ, तो वो कहती हैं, पुरोहित जी मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है? पुरोहित जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं गायत्री, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही हो। तुम्ही ने कपूर खानदान की नींव रखी थी और तुम्ही इसको कायम भी रख रही हो। तुम उसूलों की पक्की हो और यही चीज़ मुझे पसंद आती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पोते पोतियों में भी ये गुड़ डालो। अगली बार से ऐसी बदतमीजी और कुछ ना हो। ये हर इंसान की इज्जत करे, मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं चलता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारी परिवार पे रहेगा। इधर जो गायत्री होती हैं ईशानी की दादी, वो हाथ जोड़ती हैं और सब लोग पुरोहित जी को छोड़ने जाते हैं। बस आयशा और आयशा की मॉम ईवा के पास बैठे हुए थे वो ईवा के पास। तो जो ईशानी होती वो भी पुरोहित जी को बाहर तक छोड़ने जाती है। तो जो पुरोहित जी है वो कार में बैठने से पहले ईशानी के सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना बेटा। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। तो जो ईशानी होती वो अंदर जाने वाली थी, पर उसका अचानक से फोन रिंग होता है और वो उस फोन की तरफ देखती है और थोड़ा साइड में जाती है। इधर वो फोन उठाती है, इससे पहले दादी कहती है, कहाँ जा रही हो? ईशानी कहती, दादी एक ज़रूरी काम है, बस 2 मिनट, मैं आ जाऊंगी। दादी कहती, शाम होने वाली है थोड़ी देर बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, और आज तुम्हारी सुहाग रात है तो घर जल्दी आ जाना। एंड जैसे ही ईशानी ये वर्ड सुनती है, भाई उसके अंदर इतनी खुन्नस आती है इस वर्ड को सुनकर, कुछ कहने को नहीं। इतना कि जो दादी होती है वो वहाँ से, और जो भी लोग उनके साथ आए थे जैसे ईशानी के पापा और प्रताप और सौर्य, वो जाने लगते हैं। इधर प्रताप कहते हैं, माँ मैं भी चलता हूँ, शादी तो वैसे भी हो गई है, और कल आप मीडिया वालों को बुला रही हो। उधर जो ईशानी की दादी होती है वो कहती है, हाँ कल मैं उनको बुला रही हूँ, और तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ,
सौर्य, तुम्हें रुकना है यहाँ? सौर्य कहता है नहीं दादी, मैं अभी पापा के साथ जाऊँगा। इतना कहकर जो सौर्य और प्रताप होते हैं वो भी अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर ईशानी खुशबू से बात करती है। इधर खुशबू कहती है मैम, वो जो मीडिया में आपका फुटेज लीक हुआ था मारने का कुछ गुंडों को गोली से, वो मिल गया। वो आदमी जिसने फुटेज वीडियो रिकॉर्ड किया था वो मिल गया। मोनिका को तो अभी कुछ पता नहीं लगा है, पर चिंता मत कीजिए, मैं भी जल्दी पता लगा लूँगी। इधर ईशानी कहती कहाँ हो तुम इस समय? इधर खुशबू कहती है, खुशबू पूरा एड्रेस बताती है ईशानी को। इधर जो ईशानी होती है वो अपनी कार को उठाती है, आई मीन कार में बैठती है। इधर वो उसके पीछे बॉडी गार्ड्स पे ही बैठते हैं दूसरी कार्स में, और इधर ईशानी अपनी कार लेकर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ यहाँ तो बिल्कुल तबाही मची थी, पर दूसरी तरफ खुशी का माहौल था। लारा और अंगद की शादी हो चुकी थी। जो लारा थी और उसकी माँ और बुआ जी और चिंकी बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर बुआ जी कहती इस लड़की को अभी तक टाइम नहीं मिला है यहाँ आने का। देखा लारा बिटिया, इस लड़की को तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। लारा कहती नहीं दादी, नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। ईवा बिजी होगी इसीलिए नहीं आई है, वरना वो मेरी शादी मिस करते ऐसा नहीं हो। एक मिनट में उसको फ़ोन करके देखती हूँ। इतना कहकर जो लारा होती है वो मोनिका का फ़ोन ट्राई करती है, क्योंकि ईवा ने पहले ही बता दिया था कि ईशानी ने उसका फ़ोन तोड़ दिया है। इधर वो मोनिका का फ़ोन ट्राई करती है, वो उसी रूम में पड़ा हुआ था जहाँ पे ईवा ने ईशानी को देखकर वो फ़ोन से गिर गया था। वो फ़ोन वहीं पे पड़ा हुआ था। इधर लारा कहती अभी भी मैडम फ़ोन नहीं उठा रही है। इधर बुआ कहती बिजी होगी वो, आजकल उसको ध्यान कहाँ रहता है। इधर लारा कहती है बुआ जी आप लोग यहीं रुक जाइए, आप रहने दीजिए घर जाने को। इधर अंगद भी कहते हैं हाँ बुआ जी आप यहीं रुक जाइए, वैसे भी मम्मी पापा तो आज चले गए, तो मैं भी यहीं रुकूंगा और आप भी यहीं रुक जाइए, वैसे भी रूम काफ़ी सारे हैं। इधर जो बुआ जी होती है वो देखती है चिंकी की तरफ। इधर चिंकी कहती है बट मेरी ईपा दीदी के बिना मुझे नींद नहीं आती, और ये बुआ बुआ बहुत खर्राटे मारती है, मुझे इनके पास नींद नहीं आती है। इधर लारा कहती है तो तुम मेरी मम्मी के पास सो जाना। चिंकी कहती है नहीं, मुझे आपके पास और अंगद भैया के पास लेटना है। इधर अंगद कहता है नहीं, आज हमारे बीच का कोई चक्कर नहीं है, देखो नहीं बिल्कुल नहीं, आज मेरी शादी हुई है कि नहीं लाला? आज चिंकी नहीं, आज चिंकी तुम नहीं लेटोगी। इधर बुआ जी चिंकी से कहती नहीं बेटा आज नहीं, एक काम करना, आज हम और लारा की मम्मी एक कमरे में सोएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चिंकी कहती बट मुझे ईवा दीदी के बिना नींद नहीं आती, मुझे अपने घर जाना है। लारा कहती है अच्छा ठीक है देवी माँ, आज हमारे कमरे में लेट रहना। इधर अंगद कहते बट आज तो हमारी, तो लारा कहती सो जाएगी तो मैं उसे दूसरे कमरे में बुआ के पास लेटा दूँगी जाके, अब ये रोएगी और कहाँ परेशान करना बच्ची को। इधर अंगद कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। इधर जो अंगद और लारा होते हैं ये लोग बहुत खुश थे, बिकॉज अभी ईवा के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता चला था। इधर जो दादी होती हैं वो जाती हैं ईवा के पास और थोड़ा सा आयशा की मम्मी को साइड करती हैं और कहती हैं बेटा अगर तुम्हें भूख लगी हो तो खाना खा लो, और अब तुम इस बात को झुठला नहीं सकती कि तुम ईशानी की पत्नी हो, और तुम्हें सारे पत्नियों के फर्ज होते हैं वो निभाने होंगे, और ईशानी के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। प्यार हर पत्थर दिल को भी जिंदा कर देता है, तो तुम्हें ईशानी के साथ प्यार से पेश आना होगा, और तुम चाहकर भी इस शादी से अब नहीं भाग सकती। अगर तुम्हारी मर्जी हुई भी तो अब तुम कपूर खानदान की बहू हो, और ये बात कल पूरे झांसी को पता लग जाएगी।
इधर ईवा कहती है, दादी मैं शादी को नहीं मानती। जैसा ईशानी जी ने कहा था, बस एक 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 रात की शादी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं कभी भी ये बात कभी भी बताऊंगी नहीं किसी को कि मेरी ईशानी जी के साथ शादी हुई। कभी भी नहीं बताऊंगी, कभी मीडिया या किसी पे बातें फैलेगी ही नहीं। दादी कहती है, ऐसी बात ही नहीं होगी। कल मैं खुद सारी मीडिया को बता दूंगी कि शादी तुम्हारे साथ हुई है। कुछ भी हो, मैं उसूलों की बड़ी पक्की हूँ। शादी एक मजाक नहीं, एक सच है। ईशानी ने शादी को मजाक बनाया, पर मैं नहीं। मैं अभी भी वही हूँ। तो तुम मानो या ना मानो, ईशानी माने या ना माने, तुम्हारी शादी ईशानी के साथ ही हुई है, और तुम्हें सारे पत्नियों के फर्ज निभाने होंगे। वही मेरा आखिरी हुक्म है। और तुम्हारी शादी हुई है ईशानी के साथ। तो आयशा, इसे ईशानी के कमरे में ले जाओ। तो जो आयशा होती है वो ईवा को उठाती है। इधर जो ईवा थी वो उठ नहीं रही थी। इधर जो आयशा होती है वो छोड़ देती है ईवा का हाथ। इधर जो दादी होती है वो खड़ी होती है और ईवा की कलाई को पकड़ती है धीरे से, और कहती है, ईवा मजबूर मत करो बेटा, जाओ कमरे में। अगर भूख लगी हो तो मैं खाना तुम्हारे कमरे में ही भिजवा दूंगी। जाओ अब। इधर जो ईवा होती है वो धीरे धीरे, रोते रोते ईशानी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इधर वो जाती है और ईशानी के कमरे में एक कॉर्नर में, जहाँ कुछ भी नहीं रखा, वो तो बेड पे भी जाकर नहीं बैठती है, वो सीधे एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर दिया था और सिर्फ दुल्हन के जोड़े में वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है और सिर्फ रोने लगती है। उसको ये लगा था कि शादी कंप्लीट हो जाएगी, उसको उसका चेक मिल जाएगा और वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। पर अचानक से इस तरह से पन्ने पलटे कि ईवा की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।